तो आप में से मुझे लगता है मैक्सिमम लोग मेडिटेशन भी करते हैं, हीलिंग भी करते हैं, तो आपको अब तक खुद को क्या डिफरेंस लगा? एक पीस ऑफ माइंड आता है हाँ। हीलिंग करने के बाद। अच्छा। मेडिटेशन वो एक अलग फीलिंग आता है, मैं एक्सप्रेस हाँ। नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन Right, दोनों right. में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस है, राइट राइट। हीलिंग करने के बाद सेंसेशंस मुझे Sensations, होते हैं yes. ब्रेन में और यहाँ पे ओके। कि कुछ वो सिंबल्स आ रहे हैं और ऐसे एक फीलिंग आ रहा है। अभी हाथ में जब वो हम लोग करते हैं तो ऐसे हाथ में टिंगलिंग होता है, तो वो होता है। मेडिटेशन में वो नहीं होता है। राइट राइट राइट। मेडिटेशन में सिर्फ सांसों पे वो सांसों पे ध्यान होता देते है। हैं, राइट राइट। ये आपके मुझे हिसाब से? मेडिटेशन हीलिंग में पता चलता है कि काफी एनर्जी मिल रही है। Right, ऐसे right. सिंबल्स है, वो तो बहुत ही पावरफुल। बहुत पावरफुल है, वो right. सिंबल से तो मुझे काफी फर्क पड़ा है। Right, उसमें right, काफी right. मेडिटेशन इज लाइक काम कूल कर देता है। Right. ये जो एनर्जी हाँ। सिंबल्स के साथ मिलती है वो तो बहुत अच्छी है। yes, yes. आपने सीखा है? नहीं सीखा, ओके ओके। आप बताइए। मेडिटेशन से हम लोग अंदर बाहर की दुनिया बंद होती है, हाँ। अंदर की दुनिया में उतरने की कोशिश करते हैं। Right. हीलिंग से हमें अपनी गलतियां पता चलती है कि हमने क्या क्या गलती की है। Right, उसकी right. वजह से हम फॉरगिवनेस कर सकते हैं, हाँ। किसी को माफ कर सकते हैं, किसी Right. को थैंक यू कर सकते हैं, Right, right. किसी को हम प्यार भी दे सकते Right. हैं। तो हीलिंग से तो बहुत ही काफी काफी फर्क पड़ता है। ये सब अब कामनेस तो बढ़ती जा रही है, हाँ। पीसफुलनेस लग रहा है। हाँ। और ऐसा लग रहा है कि थॉट्स ऑफ माइंड जो है हाँ। कम होते जा रहे हैं। हाँ मतलब पूरा नहीं जा रहे, लेकिन पहले से मेडिटेशन से पहले से हाँ। अभी के स्टेज हाँ। में नंबर ऑफ थॉट्स हाँ। कम होते जा रहे Right, हैं। right. और अवेयरनेस ऐसा लगता है गलती करते हैं, अभी भी हाँ। गलती करते हैं, राइट लेकिन बाद में समझते हैं कि ये गलती की है, हाँ। एग्रेशन नहीं करना चाहिए। राइट राइट। ये सब है। देखो काफ़ी सेंसिटिव सब्जेक्ट है, बिकॉज काफ़ी लोग मुझे पूछते थे कि बुद्धा या महावीर या जीसस गुरु नानक के टाइम पे तो हीलिंग थी नहीं करके, तो आप लोग हीलिंग क्यों करते हो या क्यों करवाते हो? तो इसलिए आज मैंने सोचा कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को मैं क्लियर करूं कि समझ में आए कि उस ज़माने में क्या था कि हमारा जो खुद का जो सबकॉन्शियस माइंड था वो पूरी तरह से भरा हुआ नहीं था। मतलब हम इतने लालची नहीं थे, इतनी डिज़ायर्स नहीं थी उस ज़माने में, इतनी मतलब वांट्स या डिज़ायर्स दोनों चीज़ें नहीं थी, ऐसा है। तो बहुत लिमिटेड चीज़ें थी और इतनी पास्ट लाइफ भी नहीं थी, इसलिए हमारा अनकॉन्शियस माइंड भी इतना खाली था, ऐसा है। अब जैसे हमने बहुत सारे जन्म ले लिए, बुद्धा महावीर जीसस के बाद बहुत सारे जन्म ले लिए, तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड ओवरलोडेड है, उसके वजह से सबकॉन्शियस भी ओवरलोडेड है। तो इसलिए सिर्फ मेडिटेशन इनफ नहीं होता है ना। जैसे पहले हम लोग जब हम मेडिकल प्रैक्टिस करते थे तो हम लोग 250 mg की एंटीबायोटिक देते थे करके, लेकिन जैसे जैसे अभी टाइम जनरेशन आगे जा रहा है, हमको 500 mg की एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, 1000 mg की एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। पहले हम लो डोज वाले मेडिसिन देते थे तो काम चल जाता था। अभी आपने घर पे भी देखा होगा कि आपके घर में कॉकरोच है, रैट्स है, मच्छर है। पहले इजीली वो चीज़ें थोड़ी धूप भी जलाते थे तो मर जाते थे, अब तो हीट भी जलाते तो भी मरते नहीं हैं करके, है ना। रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, तो यही होता है कि अब क्या है, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई है करके। तो मेडिटेशन यहाँ काम करता है, कॉन्शियस माइंड पे काम करता है, जहाँ पे जब हम सांसों पे ध्यान देते हैं तो हमारा चेतन मन जो एनालिटिक है उसके बारे में हम समझ सकते हैं। अच्छा, मैंने इस चीज़ को एनालाइज किया, अच्छा मैंने इस चीज़ को जजमेंट किया, मैंने इस चीज़ को ऐसा नाम रखा, ये सब चीज़ें समझ में आती है। मतलब हमने किसी को कहा अरे तू तो धोखेबाज है, तू तो चीटर है, या हमने अपने बारे में भी बोला कि यार मुझे तो बहुत डर लगता है छिपकली का, पता नहीं मेरा डर कब निकलेगा ड्राइविंग का। हमने अपने बारे में भी कुछ किए हैं और कंक्लूजन्स निकाले, और कुछ लोगों के बारे में भी निकाले। तो मेडिटेशन में क्या होता है, बिकॉज जब आप ध्यान करने बैठते हो, आपका जो ऑक्सीजन है वो ब्रेन के अंदर कुछ ज़्यादा समय तक रुकता है, और ज़्यादा समय तक रुकने के वजह से उसका सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस होता है कि समझ में आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ अभी आपको स्लाइड दिखाऊं, फटाफट चेंज करूँ तो आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। मैंने पॉज दिया, मतलब अभी ये स्लाइड दिखा रहा हूँ, मैंने पॉज दिया, फिर कुछ टाइम के बाद कुछ समझाऊंगा, फिर पॉज दिया, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये स्लाइड में मेरे को ये समझाया, ऐसा है। तो मेडिटेशन में एक पॉज होता है,
है ना। और उस पॉज में सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस होता है, समझ में कि नहीं। तो पहले के ज़माने में चाहे बुद्धा थे या इस ज़माने भी संत ज्ञानेश्वर थे, ये लोग जब ध्यान करने बैठते थे तो पहले तो क्या था, ये लोग अपने से वाकिफ़ हो जाते थे, अपने से यूज्ड टू हो जाते थे। उसके बाद क्या था, इनकी मेडिटेशन थोड़ी थीटा लेवल की जाती थी, डीपर लेवल पे जाती थी, अल्फा से थीटा पे जाती थी। उसमें वो अपने माइंड को कुछ रीप्रोग्रामिंग खुद ही कर लेते थे कि एंगर है, फियर है, ईगो है, इसको खुद ही ट्रांसफॉर्मेशन करके वो उसको पॉजिटिव कर देते थे, ऐसा है करके, क्योंकि उनका सेल्फ पावर ज़्यादा था, सोल पावर जिसको बोलते हैं ना, ज़्यादा था करके, ऐसा है। उसके बाद क्या था कि वो और थोड़े डीपर लेवल पे जाके यहाँ अनकॉन्शियस माइंड पे जाते थे वो लोग, और वो खुद के पिछले जन्म देख लेते थे। जैसे बुद्धा ने 649 लाइफ देखी, महावीर ने 513 लाइफ देखी, तो पिछले जन्म में जाके वो ये अपनी कमियां, खामियां, गलतियां सब देख लेते थे। उनकी पैटर्न उन्हें समझ में आती थी कि उन्होंने क्या अधूरे काम रखे थे, उनको क्या पूरे करने हैं, ये सब उन्हें समझ में आता था। उसके बाद वो और डीपर लेवल पे जाते थे और वो सुपर कॉन्शियसली कनेक्ट होते थे मेडिटेशन में, और वो ब्रह्मांड का ज्ञान निकालते थे। मतलब महावीर ने बोल दिया कि सूर्यास्त के बाद खाना खाना, क्योंकि जीव जंतु गिरते हैं आपके खाने में। मतलब तभी तो कोई टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप कुछ भी नहीं था, इज इट राइट। तभी तो मतलब कोई डिजिटल वर्ड नहीं थी। और उसके बाद में काफ़ी लोगों ने प्लैनेट्स का कैलकुलेशन निकाला, एस्ट्रोलॉजी का कैलकुलेशन निकाला। मतलब ये सुपर कॉन्शियस कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब ये खुद की बात नहीं है, अब ये यहाँ से यहाँ की बात नहीं है, अब यहाँ की बात चल रही है कि जहाँ ब्रह्मांड का जो एक यूनिवर्स का एक क्वांटम फिजिक्स है, उस फिजिक्स के बारे में वो समझ जाते थे कि कौन से नक्षत्र में क्या करना चाहिए, कौन से दिनों में क्या करना चाहिए। और प्लस वो कुछ कार्मिक कनेक्शंस भी ढूंढ लेते थे। जैसे आपने देखा होगा कि महाभारत में भी कृष्ण जब सुपर कॉन्शियसली कनेक्ट हो गए थे और वो अर्जुन को भी कनेक्ट करने की बात कर रहे थे, तो फिर वो डेफिनेटली वो अपना विराट स्वरूप दिखा पाए, वो बहुत सारी पास्ट लाइफ के बारे में बात कर पाए कि भाई तुम्हारे पिछले जन्म में तुम क्या थे, इस जन्म में तुम क्या थे, इज इट राइट। लेकिन उसके लिए आपको इतना इवॉल्व सोल्ड होना पड़ेगा, तब आप सिर्फ मेडिटेशन में वो लेवल पे जा पाओगे। अभी हम इतने इवॉल्व सोल नहीं है, अभी हम मुश्किल से यहाँ यंग सोल से मैच्योर सोल लेवल पे आए हैं, ऐसा है। तो हमारा इतना डीपर लेवल का मेडिटेशन नहीं होगा कि आप बैठे बैठे अपनी पास्ट लाइफ देख लोगे, बैठे बैठे आप कैलकुलेट कर पाओगे कि अर्थ के बाजू में कौन सा प्लैनेट है, उसका डिस्टेंस कितना है, उसका ऑसिलेशंस कितना है, उसका रिवॉल्यूशन कितना है, आप बता पाओगे नहीं भाई। अभी तो नासा ने इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स निकाले, उसके बाद वो बता पा रहे कि कहाँ पे क्या चीज़ है करके, ऐसा है करके। तो हमारे जैसे लोगों के लिए जो हम थोड़े अभी इतने इवॉल्व नहीं हैं, या हम इतने अभी क्या कहते हैं हायर सोल लेवल के नहीं हैं, हमें हीलिंग की ज़रूरत है। और हीलिंग में अब क्या होता है कि हीलिंग में हम सुपर कॉन्शियसली एथरिक एलिमेंट्स के सिंबल्स को डाउनलोड करते हैं, शक्तिपात के ज़रिए, एट्यूनमेंट के ज़रिए हम चैनल बन जाते हैं। जैसे अभी आपके मोबाइल में फॉर एग्जांपल मोबाइल डाटा समझो लिमिटेड होता है, 1 GB 2 GB का होता है, राइट। कुछ टाइम के बाद मैसेज आता है कि इतना आपका डेटा फुल हो गया करके, मतलब आपने कंज्यूम कर लिया है। अब जब ऐसे वाईफाई कनेक्ट करते हो तो फिर आपका फिर से इंटरनेट स्टार्ट हो जाता है, इज इट राइट। तो वाईफाई सुपर कॉन्शियस माइंड है, हीलिंग है, जहाँ पे आप कितने भी इथरिक सिंबल्स को यूज कर सकते हो, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, समझ में। तो जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते जाओगे आपको समझ में आएगा कि जो मेडिटेशन में लोगों के सरफेस पे आती थी चीज़ें जो दबी हुई थी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, सारी जो सरफेस पे आती है, अब उसका सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया और हीलिंग से हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर पा रहे हैं, गुस्से को ठंडा कर पा रहे, हेट्रेड को लव में कन्वर्ट कर पा रहे, फियर को फियरलेस बना रहे, ऐसा है करके। तो अगर ये हीलिंग नहीं होती तो हम अटक जाते, इवॉल्व सोल रहते तो प्रॉब्लम नहीं होता, हमें हीलिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे अभी सदगुरु कहते हैं काफ़ी बार अपने टॉक में कि हीलिंग की ज़रूरत नहीं है लोगों को, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खुद इवॉल्व है, उन्हें ज़रूरत नहीं है। हम तो उनके जैसे इवॉल्व नहीं है ना। आज ब्रह्म कुमारी की दादी है या श्री श्री रविशंकर है या दादा भगवान है, ये लोग सब इवॉल्व सोल्ड है, इन लोगों को हीलिंग की क्या ज़रूरत है, इन लोगों को सिंबल्स की क्या ज़रूरत है। हम तो घर गृहस्थी में रहते हैं, अपनी फैमिली लाइफ में रहते हैं, सोशल लाइफ में रहते हैं, इज इट राइट। तो हमें क्या होता है ना कि हमें हीलिंग की क्यों ज़रूरत है, अब इसका मैं रीज़न बताता हूँ।
हम 24/7 मेडिटेशन में नहीं रह सकते। आप रह सकते हो? हाँ, नहीं रहे। तो हमारा क्या होता है, डिसकंटिन्यूएशन होता है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने मेडिटेशन किया, मेडिटेशन के बाहर आए, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक है। ब्रेकफास्ट के बाद आपको लगता है चलो थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं, फिर आप मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं। फिर आपको याद आता है अरे मेरे को तो थोड़ा कुछ आज घर की शॉपिंग करनी है, मार्केट जाना है, जाते हो, ऐसा है। या किसी का फ़ोन कॉल्स आता है, व्हाट्सअप चेक करते हो। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप समझो लंच करते हो, लंच के बाद आप सो जाते हो। सोने के टाइम पे थोड़ा मेडिटेशन फॉर्म में जाते हो, वापस आप अपने कुछ काम में उलझ जाते हो। आपका कंटिन्यूएशन हो नहीं रहा है जो उनका होता था। तो जब कोई चीज़ कंटिन्यूएशन में नहीं होती, ब्रेक हो जाता है, तो आप इतने अंदर कैसे जा पाओगे, मुझे बताओ, कैसे जा पाओगे? बीच में समझो हम गाड़ी चलाते हैं, बीच में हम किचन का काम करते हैं, बीच में हम किसी का फ़ोन कॉल्स अटेंड करते हैं, बीच में कोई हम सफाई करने बैठ जाते हैं, हम वापस अर्थ एलिमेंट पे आ जाते हैं, मतलब वापस हम ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। इज इट राइट? तो जैसे हमारा वो कनेक्शन टूट जाता है तो फिर हमारा डीपर प्रोसेस नहीं होता है। अब विपश्यना में मैंने देखा है, मैं भी 93 में गया था, 10 दिन तक हमें एक शेल में रखते हैं, ऐसा है, कुटीर होता है वहाँ पे। तो 10 दिन मौन रखने का, 10 दिन मतलब हल्का खाने का, कुरमुरा खाने का, और सूर्यास्त के बाद खाना नहीं है। उसमें सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस बहुत होता है विपश्यना में। लेकिन उसमें भी मैंने देखा है कि कुछ लोग तो मेडिटेशन में जा ही नहीं पाते, और जो जा पाते हैं वो लोग इतना जाने के बाद उन्हें समझ में नहीं आता कि जो चीज़ें बाहर आई है उसको हैंडल कैसे करना। एक लड़की आई थी मेरे पास, वो MBBS करने के बाद विपश्यना गई थी और वो उधर हैंडल नहीं कर पाई, तो उसकी मम्मी ने उसको कुछ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दिलाई 2-2.5 महीने की, उससे भी वो ठीक नहीं हुई। फिर किसी ने मेरे बारे में बताया तो मेरे पास आई, मेरे क्लिनिक पे, मैंने उसका ऑरा किया, तो मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बोला किसी ने स्पिरिट ने अटैक किया, किसी ने कुछ जादू टोना किया। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपकी लड़की थोड़ी MBBS है, लॉजिकल ज़्यादा थी, और वहाँ पे वो पूरी तरह से अंदर चली गई। अब वो उसको बाहर आना नहीं जम रहा है, वो इतनी डीपर लेवल पे चली गई, क्योंकि उसने वहाँ पे कुछ अपनी पास्ट लाइफ देखी थी जिसमें उसका कुछ रेप हुआ था, ये हुआ था, ये सब देख लिया, तो वो हैंडल नहीं कर पाई, उसको फॉरगिव नहीं कर पाई। तो उसकी मम्मी ने बोला अब क्या करूँ इस लड़की का? मैंने बोला डरने वाली बात नहीं है, इसको हम अभी हीलिंग सिखाएंगे, करुणा साइकिल, और उससे वो ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब जैसे मैंने उसको सिखाया, सिखाने के बाद मुझे लगता है उसने 21 डेज प्रैक्टिस की, और उसका जब मैंने ऑरा निकाला तो शी वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल, और उसको खुद को भी फील हो रहा था, दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, नींद भी आ रही थी। उसके बाद उसने कुछ 3 महीने में 11 इवेंट हमारे अटेंड किए, 11 इवेंट्स मुझे याद है अटेंड किए। और अटेंड करने के बाद शी बिकेम अ स्पीकर, वो खुद मतलब हमारे जैसे सेमिनार लेने लगी, वर्कशॉप लेने लगी, ऐसा रिट्रीट्स भी लेने लगी, मतलब इतनी डीपर लेवल की लेने लगी। अब उसके बाद क्या हो गया, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि एंड में आपको समझ में आएगा कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद वो लड़की का क्या हो गया कि उसको अपनी सेल्फ हीलिंग का टाइम नहीं मिल रहा था, और धीरे धीरे उसका ईगो बढ़ रहा था। उस लड़की का ईगो इतना बढ़ा कि उसने मुझे बोला कि आप है ना सर मेरे अंडर में काम करो, आप है ना SKM छोड़ दो करके, और मैं है ना आपको सैलरी दूंगी, और आपको मैं मतलब आपको अभी जो मिल रहे है उससे तो मैं डबल सैलरी दूंगी करके, ऐसा है। तो मैं समझ गया कि इसका ईगो बढ़ गया। उसको ऑरा करके भी मैंने बताया कि तेरा देख इतना अभी डार्क येलो है, इतना ब्लैक ऑरा है। उसने बोला नहीं अब मैं बियॉन्ड ऑरा हूँ, अब मुझे ये गैजेट्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने ऑरा देखने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली वो पहले जैसे ही स्टेट पे आ गई, वो वापस डिप्रेशन में चली गई, और सब कुछ उसने छोड़ दिया। जो मेरे पास आने के बाद उसने ड्रिंक छोड़ दिया था, नॉनवेज छोड़ दिया था, वो लड़की ने स्मोकिंग छोड़ दिया था, उस लड़की का सब कुछ वापस रीस्टार्ट हो गया कम्प्लीटली, ऐसा है। उसने मुझे भी छोड़ दिया, उसके बाद आज तक कभी मुझे मिली नहीं, काफ़ी 8-10 साल हुए। तो कहने का मतलब है देखो कि ऐसा नहीं है कि आप अगर हीलिंग में आए हो तो अभी आप परमानेंटली सेफ हो गए। ऐसा नहीं है कि आप एक बार डीपर लेवल पे चले गए तो अभी आप हमेशा डीपर लेवल पे ही जाने वाले हो करके, ऐसा नहीं है करके। इसका मतलब ये है कि कंसिस्टेंटली आपको मेडिटेशन भी करना होगा, कंसिस्टेंटली हीलिंग भी करनी होगी, और कंसिस्टेंटली आपको अपना ऑब्जर्वेशन करना होगा कि भाई कहीं अभी तो मेरी कुछ गलतियां नहीं हो रही, अभी तो कुछ मतलब मैं कुछ ज़्यादा तो भाग नहीं रही हूँ, या ज़्यादा पीछे तो नहीं चली गई हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिकॉज इसमें क्या है, एक चीज ध्यान में रखो कि जैसे जैसे हम अपनी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हैं कॉन्शियसली, तो हमें समझ में आता है
कि भाई हम नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। समझ में कि नहीं, मतलब हमारा खाना ठीक तो खा रहे हैं, मतलब सात्विक खा रहे हैं, हमारा पीना नॉर्मल है कि नहीं, हमारा बोलना नॉर्मल है कि नहीं, किसी को हर्ट तो नहीं हो रहा है, या हमारा बिहेवियर पैटर्न कहीं ना कहीं हमें नेगेटिविटी पे तो नहीं ले जा रहा है। इज इट राइट? तो हम बीच में क्या कहते हैं, लोगों को कहते हैं फॉलोअप सेशंस के लिए आओ, सेमिनार्स के लिए आओ या रिट्रीट के लिए आओ, बिकॉज वहाँ पे वापस हम आपको थोड़ा गाइड कर सकते हैं, वापस हो सकता है आपका ऑरा कर सकते हैं और वापस आपको इंटरनल एनर्जीज का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, बिकॉज हर बार तो आप अंदर नहीं जाने वाले हो। इज इट राइट? अब इसमें क्या है, आपकी जो डीपर लेवल की इमोशनल पैटर्न्स है, जो सबकॉन्शियस पैटर्न है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कैसा है, ये ऑनियन कैसा होता है, प्याज देखा ना आपने, प्याज के लेयर्स कैसे होते हैं, है ना? तो हमारा भी सबकॉन्शियस में बहुत सारे लेयर्स है। फियर का एक लेयर है, एंगर का एक लेयर है, हेट्रेड का एक लेयर है, जेलसी का एक लेयर है। एक लेयर ठीक हो गया, हमें लगता है ठीक हो गया, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर दूसरा लेयर ऐसा पॉपअप हो जाता है, बाहर आ जाता है, फिर उसको हीलिंग करके ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको ठीक करना पड़ता है। फिर कुछ देर के बाद और एक लेयर ऊपर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि संचेत से प्रारंभ हो गया। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आप मेडिटेशन हीलिंग नहीं करते तो क्या होता आपकी लाइफ में? यस, कंफ्यूजन बढ़ता, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं अभी आपको समझाता हूँ, आपकी लाइफ स्लो हो जाती। मतलब काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि जैसे अभी आपने आने के टाइम पे क्वेश्चन किया मुझे कि भाई ऐसा ऐसा आपके साथ एंजाइटी के अटैक आए। अब अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं आते ना, आपको एंजाइटी तो अटैक्स आते ही थे, लेकिन कैसा था कि वो वैसा ही रहता जैसा पहला वाला था, कोई फर्क नहीं था। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको लगता है अभी देखो मेरा शुगर बढ़ गया, लेकिन ये शुगर बढ़ना ये अलग है, ये एंजाइटी का अलग है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशनल एंजाइटी है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल डायबिटिक यूनिट्स है, जिसमें वहाँ पे कुछ चीज़ें बाहर आके ठीक होने के लिए आई है जो दबी हुई थी, और वो आपकी थी। ऐसा नहीं कि आपने हीलिंग करते इनकी एंजाइटी ले ली है या किसी ने और किसी का शुगर लेवल ले लिया, ऐसा नहीं है। हमें पता नहीं था, जो हमारे अंदर दबा हुआ था यही चीज़ें बाहर आ गई। इज इट राइट कि नहीं? क्योंकि कुछ अर्ली एज में क्या हुआ था, समझो अभी आपके केस में मैं बताता हूँ या एक जनरल केस बताता हूँ। अर्ली एज में हमारा क्या होता है कि हमें है ना अपनी पैटर्न का पता नहीं होता है, और हम उस पैटर्न को रिपीट करते हैं लूप साइकिल में। ठीक है, तो जब हम हीलिंग करते हैं तो वो लूप साइकिल पूरी बाहर आती है। जैसे आप दशहरा दिवाली के टाइम पे जब घर साफ करते हो ना, आप खुद भूल गए, अरे बाप रे ये मैंने यहाँ रखा था, मैं तो कितना टाइम से ढूंढ रही थी, अच्छा ये छिपकली यहाँ मरी थी, मैं तो बहुत टाइम से ऊपर कहीं ढूंढ रही थी, अरे ये कॉकरोच यहाँ मरा था। मतलब हर चीज़ अभी आपने पहले देखा था, लेकिन आपको लगा वो नहीं है, लेकिन वो वहीं था। समझ में कि नहीं? अभी समझो हमने इसको साफ किया तो आपको हम बोलेंगे देखो ये साफ किया, कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपने ये टेबल हटाया, आप बोलोगे कहाँ साफ किया, नीचे तो इतनी धूल मिट्टी तो अभी भी है। समझ में कि नहीं? वो पलक हटाया तो अभी भी है। तो हमारा क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी में एक्सेलरेशन होता है। जो हम नॉर्मल लाइफ जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, वो 20 की स्पीड से सोल इवोल्यूशन होता है, और जो हम मेडिटेशन और हीलिंग स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, हमारी 80 की स्पीड से इवोल्यूशन हो रहा है। तो इतनी पुरानी लाइफ की, सोल्जर लाइफ की या कोई पुलिस वाली लाइफ की, या मतलब कोई भी लाइफ की चीज़ें सब बाहर आती है, पॉपअप हो जाती है। तो हमें लगती है ये मेरा तो बिहेवियर नहीं था, ये तो मेरा कोई पैटर्न नहीं था, ऐसा तो मैं पहले नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब पहले तो इसी लाइफ का आपका बाहर आ रहा था। अब कैसा था कि जैसे जैसे आप ज़्यादा डीपर जाते हो, आपकी पुरानी लाइफ की चीज़ें बाहर आती है जो आपको पता भी नहीं थी। और ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है लोगों के लिए। लोग बोलते हैं अच्छा मैं तो ऐसा नहीं था, ये तो मुझे लगता है ये कुछ गड़बड़ हो गई है, या मैंने हीलिंग ढंग से नहीं की है, या मैंने मेडिटेशन ढंग से नहीं किया है, ये तो कुछ और ही कुछ मेरे उससे बाहर आ गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया है करके। ये कॉम्प्लेक्स आपका ही था। इज इट राइट? ये आपका ही था। अभी ये लैपटॉप नया है, इसमें कुछ भी डेटा नहीं है, लेकिन जैसे ये जूना हो जाएगा ना, इसमें इतना सारा कंटेंट होगा जो मैं खुद भूल जाऊंगा कि मैंने कब इसमें कोई प्रेजेंटेशन डाला था, कब म्यूजिक डाला था, कब वीडियो डाला था, कब इमेजेस डाले थे, मैं भूल भी गया। यू गॉट माय पॉइंट? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये पिलिंग सेक्शंस निकलते हैं हमारे,
तो इसलिए समझो 2-2 3-3 महीने में आप समझो ऐसा रिट्रीट में आते हो या ऐसे रीअट्यूनमेंट पे आते हो, तो आपका पिलिंग बहुत फास्ट हो जाता है। और उसके बाद अगर आप अपनी शिद्दत से प्रैक्टिस करते हो तो आपको लगेगा देखो सर ये बाहर आ गया ना, मैंने इसको क्लीन किया, अब ये बाहर आया इसको मैंने क्लीन किया। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट, आपने समझो लंच बनाया और आपका मतलब किचन थोड़ा गंदा हो गया, आपने क्लीन किया। आपने डिनर बनाया, फिर थोड़ा किचन गंदा हो गया, फिर आपने क्लीन किया। इज इट राइट? तो ये चीजें ऐसा नहीं है कि एक बार आपने क्लीन किया हमेशा के लिए क्लीन हो गया। राइट, तो जैसे हम डॉक्टर्स कहते हैं ना कि ये मेडिसिन 6 आवर लेना चाहिए, 8 आवर्स लेना चाहिए, 12 आवर्स लेना चाहिए, ऐसा ही मेडिटेशन हीलिंग का भी एक ड्यूरेशन होता है डिपेंडिंग अपॉन योर सेंसिटिविटी एंड योर कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी तासी कैसी है? आप ज़्यादा सेंसिटिव हो, आपका ड्यूरेशन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हीलिंग का ज़्यादा होना चाहिए, मेडिटेशन का कम होना चाहिए। अगर आप सेंसिटिव कम हो तो आपको मेडिटेशन ज़्यादा करना चाहिए, आपको हीलिंग कम करनी चाहिए, ऐसा है करके। क्योंकि अल्टीमेटली कोई चीज़ को बाहर जब तक निकालते नहीं हो आप उसको क्लीन भी तो नहीं कर सकते हो, है ना? अभी आप देखोगे कि कुछ लोग ओसीडी वाले होते हैं, आपको पता है ना ओसीडी वाला, है ना? वो कैसा सेंसिटिव होता है, इसको साफ करेगा, इसको साफ करेगा, इसको साफ करेगा, इसको साफ करेगा, इतना सेंसिटिव होता है वो बंदा। इज इट राइट? अब वो बंदा अगर मेडिटेशन करेगा ना और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, क्योंकि उसमें फायर बढ़ जाता है मेडिटेशन में। तो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बढ़ जाएगी। गुस्सा है तो गुस्सा बढ़ जाएगा जो ज़्यादा मेडिटेशन करेगा, तो फियर है तो फियर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो फ्यूल टू फायर जा रहा है। उस बंदे को मेडिटेशन की नहीं हीलिंग की ज़्यादा जरूरत है। अब डिफरेंस यहाँ समझ में आ रहा है? क्योंकि अब समय आ गया है कि उसका डायग्नोसिस हो गया कि इसको ओसीडी है, डिप्रेशन है, इसको फियर है, इसको एंजाइटी है। अब उसको हीलिंग ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि उसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करना है। डायग्नोसिस तो हो गया आपका, यस। सर वो तासी कैसे समझ में? तासी देखो सिंपल है, हम है ना जब डॉक्टर साहब का केस टेकिंग लेते हैं ना, आपको पूछते हैं आपको सपने कैसे आते हैं, आपको खाना कैसे पसंद है, मीठा है, तीखा है, बीटर है, सौर है, या आपको कैसे लोग पसंद आते हैं, बात करने वाले के, शांत रहने वाले। ये इससे पूरा एक तासी कॉन्स्टिट्यूशन बनती है। तासी का मतलब है हमारा माइंड, बॉडी, इमोशंस का एक पैटर्न होता है, उसको तासी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये आपको पिक्चराइज करना पड़ेगा। मतलब आप कभी शांति से बैठो ना, आप अपनी माइंड की पैटर्न्स लिखो कि भाई मेरा स्वभाव कैसा है, मुझे आउटडोर गेम अच्छी लगती है, मुझे इंडोर गेम अच्छी लगती है, मुझे खाने में कौन सा पसंद है। मतलब आपको सारे अपने 5 सेंसेस के बारे में ना पूरा विस्तार से लिखना है ना? आपको सपने कैसे, मतलब आपको नींद कैसे आती है, मतलब सोने के बाद आपको सपने आते हैं कि नहीं, कि पीसफुल नींद आती है, कि किसी ने लाइट चालू की, किसी ने आवाज़ किया तो आप उठ जाते हो। इसको तासी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये चीज़ें हमने कभी अपने बारे में नहीं किया है। बताओ कभी किया है? कभी नहीं किया है। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज मेडिटेशन का मतलब नहीं है कि आंख बंद करके अंदर जाओ और अपने आप को देखो, नहीं। अपनी कॉन्शियस एक्टिविटी देखो, अपने आप को ऑब्जर्व करो कि सोने के बाद तुरंत मुझे नींद आती है कि थोड़ी देर मुझे लेफ्ट में राइट में करवट बदलनी पड़ती है। कोई लोग तकिया खुद के सर पे रखते हैं। जैसे अभी मुझे नींद कब आती है, जब मैं चादर मेरे पूरा मुंह पे रखता हूँ, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मुझे केव्स के अंदर जाना है, तब मुझे नींद आती है। समझ में कि नहीं? मतलब मेरा अगर थोड़ा ये अंगूठा भी खुला रहा ना चादर से तो भी मुझे नींद नहीं आती। ये मेरी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो लोग मुझे बोलते रहे ये कि आप तो पूरा पैक हो जाते हो सोने के लिए। मैंने कहा ये मेरे पास्ट लाइफ का पैटर्न है, बिकॉज पास्ट लाइफ में मैंने सालों सालों तक केव्स में गुजारे हैं, है ना, गुफाओं में गुजारे। तो मुझे अभी भी ना, या मैं दिन में सोता हूँ या रात में सोता हूँ, इवन मैं ट्रेन में भी सोता हूँ। अभी मैं समझो अभी दुबई गया लास्ट वीक ना, तो मैंने शॉल भी पूरा ऐसा डाल दिया, तब मुझे नींद आई। लोग तो सिर्फ ऐसे पट्टी डाल के भी सो जाते हैं। मतलब मेरा यहाँ कान भी खुला रहता है, हवा जाती है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि नहीं कुछ तो बाहर चल रहा है। मतलब मुझे एनवायरनमेंट से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, तब मुझे नींद आती है करके, ऐसा है करके। तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको अपनी बारे में पूरा पिक्चराइजेशन करना पड़ेगा अपने आप को, और जब आप वो करोगे ना तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन ईजी हो जाएगा। कि मुझे पहली बार एंजाइटी कब हुई, मतलब कब मैं एकदम डर गया था, या कब मुझे फ्यूचर का ज़्यादा कॉन्शियस हो गया था, कि किसने मुझे कोई बड़ा टारगेट दिया और मुझे लगा मैं नहीं पूरा कर पाऊंगा। मुझे पहली बार फियर कब हुआ कि हाँ मैंने मम्मी को कॉकरोच देखते हुए एकदम छलांग मारी मैंने। समझ में कि नहीं? मतलब आपने किसी को तो कोई देख लिया था, हेलो, कोई तो आपकी सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे आप
एकदम रिएक्ट कर लिए, वो रिएक्ट जो फर्स्ट रिएक्शन था वो आपको देखना था। जब हम प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन करते हैं ना, तब हम सब जो उसको पीछे पीछे ले जाते, तब वो कहता है नहीं, पहली बार जब टीचर ने मुझे बहुत डांटा था, होमवर्क सबके सामने इंसल्ट किया था, तब से मुझे मतलब डिप्रेशन हो गया है ना, बिकॉज बाकी स्टूडेंट्स के सामने बोला तू तो मतलब डफर है, तू तो ऐसा है वैसा है ना। या कभी पेरेंट्स हमें रिलेटिव्स के सामने इंसल्ट कर देते हैं कि ये तो बुद्धू है, ऐसा है, राइट। तो वो पहला जो थॉट आया जिसने हमने उसको एंकरिंग कर लिया, वो हमारा कॉज है। वो मे बी पास्ट लाइफ से हो सकता है, वो मे बी प्रेजेंट लाइफ से हो सकता है, मे बी जब हम मदर के वूम में थे और उस टाइम पे मम्मी डिप्रेशन में चली गई, या उस टाइम पे कुछ मम्मी पापा के झगड़े चल रहे थे और हमने उस थॉट को कैच कर लिया, वो भी हो सकता है। इज इट राइट? तो वो चीज मतलब कॉज और ओरिजिन, ये दो चीज को आपको पकड़ना है कि कॉज क्या था और उसका ओरिजिन कब हुआ। तो उस ओरिजिन को आप उसको हीलिंग करोगे, उसमें आप सिंबल्स डालोगे, वो ओरिजिन खत्म हो जाएगा, वो कॉज खत्म हो जाएगा, तो बात खत्म हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट? क्योंकि कोई तो एक इनिशिएटिव पॉइंट था ना, कोई तो एक स्टार्टिंग पॉइंट था। इज इट राइट? वो स्टार्टिंग पॉइंट कब था, ये आप शांति से बैठो, सोचो, या तो मेडिटेशन करके, या तो हीलिंग करके, या तो कोई भी स्पिरिचुअल साधना करके आप वो स्टार्टिंग पॉइंट सोचो, तब जाके आपको समझ में आएगा मेरा पैटर्न कैसा है। वो पैटर्न से आप अपने क्या कहते हैं, जो हायर एनर्जीज होती है, जो सुपर कॉन्शियस, जो भगवान की, गॉड की, गुरु की एनर्जीज होती है, उसको लेके आप काम कर सकते हो। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि आपके मोबाइल में कुछ फिक्स्ड डाटा है, लेकिन जब आप वाईफाई कनेक्ट करते हो तो कोई भी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब ओपन कर पाते हो। इज इट राइट? तो जब हम सुपर कॉन्शियसली कनेक्ट होते हैं गॉड, गुरु से, अपनी हायर एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, एंजल से कनेक्ट होते हैं, तो काफी चीजें सेल्फ रियलाइजेशन इजी होता है जो पहले नहीं हो रहा था। समझ में आ रहा है? आपने देखा कि स्कूल की पैटर्न कैसी होती है, जैसे स्कूल स्टार्ट होता है ना, बच्चों को सबसे पहले क्या करवाते हैं, स्टूडेंट्स को क्या करवाते हैं, प्रेयर करवाते हैं, राइट। मतलब बच्चे अपनी घर की और अपनी पर्सनल चीजों से डिस्कनेक्ट हो और एक सरस्वती माँ से कनेक्ट हो। समझ में कि नहीं? चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल है तो चलो वो चर्च की कोई जीसस की प्रेयर करवाते हैं, अगर वो हिंदी मीडियम है तो गायत्री मंत्र करवाते हैं, कोई भी हो, मतलब इससे शुरुआत करना बहुत जरूरी है, सुपर कॉन्शियस माइंड से। इज इट राइट? मतलब आपको रात को सोने से पहले भी सुपर कॉन्शियसली कनेक्ट करना पड़ेगा। आप सुबह उठते हो, सबसे पहले आप आंख बंद करते हुए अपने गॉडेसेस का धन्यवाद कर सकते हो कि चलो आज और एक दिन मुझे मिला और आज मैं कुछ करने के लायक। काफी लोग तो रात को हार्ट अटैक से मर गए, काफी लोग तो रात को ही लोग एक्सीडेंट से मर गए। इज इट राइट? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं आपका ये सुपर कॉन्शियस कनेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना सुपर कॉन्शियस कनेक्शन आपका डीपर लेवल का होगा तो डेफिनेटली आप उतने इंटेंसिफाइड अपनी सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस कर पाओगे, आप अपने आप को समझ पाओगे। अब तक तो क्या था, लोग आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है, और हमारा ईगो ऐसा होता है कि हम किसी के थ्रू अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम कहते हैं भाई तू अपने आप को देखना, तू मुझे क्या बोल रहा है। नॉर्मली बोलते कि नहीं? हस्बैंड वाइफ है या पेरेंट्स बच्चों को कभी बोलते हैं, या भाई बहन में कभी ऐसी तू मैं होती है, तो बोलते तू अपना देखना, तेरे में क्या कमियां मेरे को पता है। बिकॉज वो अपने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड को नहीं देख पा रहा है, आप अपने कॉन्शियस माइंड से उसकी बिहाइंड वाली देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में आपने क्या बोला, यहाँ का आपने क्या बात बोली, लेफ्ट साइड में सेंसेशन आता है, सेंसेशन हो रहा है, राइट। अब ये आपको नहीं पता कि मेरे पीछे लेफ्ट साइड के सेंसेशंस क्या हो रहे हैं, आपको सिर्फ एंजाइटी के अटैक्स आते हैं। इज इट राइट? अब क्या है, अगर मैं आपको 2-4 घंटा ऑब्जर्व करूं, मुझे आपको समझ में आ जाएगा कि भी आपका ये एंजाइटी का कॉज कितना है, क्योंकि मैं आपको सामने से ऑब्जर्व कर रहा हूं ना। समझ में कि नहीं? आप अपने बिहाइंड वाली चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अभी आप मेरे को बोलो पीछे दीवार देखो तो मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन आप मेरे पीछे की दीवार देख पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम किसी से समझना नहीं चाहते, क्योंकि किसी से हमें सुधरना नहीं है, हमें खुद से सुधरना है, खुद से समझना है। ठीक है? तो इसलिए हमें ये सुपर कॉन्शियस कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां से
गॉड या गुरु हमें समझाए कि भाई आप में प्रॉब्लम क्या है, तो मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अभी कैसा है कि किसी को चक्कर आते हैं और कोई कहता है यार तुम्हारी अभी 55 एज हो गई है, लगता है डायबिटीज़ है, तो बोलेगे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, ऐसा है। अब डॉक्टर ने अगर ब्लड चेक किया और कहेगा देखो तुम्हारा 320 शुगर लेवल आया, तो अब तो मानोगे कि नहीं? अब तो मानोगे, क्यों? क्योंकि अभी आपका अंदर का ब्लड का बाहर का रिपोर्ट आ गया है करके। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही चीजें यहाँ पे ऐसी होती है कि जब भी आप है ना सुपर कॉन्शियसली कनेक्ट होते हो ना, अंदर की चीजें बाहर आती है, सरफेस पे आती है, आपके ऑरा में आ जाती है, एनर्जी फील्ड में आ जाती है। अब अगर आपने उस फील्ड को ऑब्जर्व किया तो आपको पता चलेगा अच्छा ये मेरा गुस्सा है, ये मेरा डर है, ये मेरी एंजाइटी है, ये मेरा ईगो है। अब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। रावण को खुद को नहीं पता चला कि उसका ईगो कितना हाई लेवल का है। उसने इतनी शिव की साधना की, सारे वरदान तो मिल गए, मतलब प्लैनेट्स को कंट्रोल करना सीख गया, अपने नॉर्मल फिजिकल को वो साधु संत में कन्वर्ट किया सीता के सामने, मतलब इतना उसने फिजिकल फॉर्म पे भी ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिया, लेकिन उसने अपने माइंड को नहीं पहचाना। इतना फर्क था कि नहीं, राइट। अब उसको कौन लगा, बाहर से एक राम लगा ये बताने वाला कि भाई तू गलत है करके, बाहर से कोई पर्सन। तभी भी उसका ईगो इतना था नहीं ऐसा कुछ नहीं है करके। लेकिन इसी तरह से हमारे अंदर क्या होता है, कोई चीज जब एक्सेस हो जाती है ना, हमें नहीं समझ में आती है, क्योंकि हम अपने आप को ऑब्जर्व ही कहाँ करें। हमारी दिन भर, आप मुझे ये बताइए ना कि आपकी दिन में कितने घंटे आंखें खुली रहती है? कितने घंटे आपकी आंखें खुली रहती है? 8 घंटे 12 या 14 16 घंटे खुली रहती है। अब जितनी देर आपकी आंखें खुली रहेगी आप तो बाहर ही देखोगे, अंदर कहाँ देखने वाले हो, मुझे बताओ ना। और जब अगर आपने अपने अंदर से बाहर की दुनिया को ज्यादा टाइम दे दिया तो आपको समझेगा ही कैसे आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। सिंपल है, अब मैं जितनी देर आंख बंद करके बैठूंगा, मैं बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होऊंगा, तो कुछ तो मैं अंदर देख पाऊंगा कि नहीं, कुछ तो मैं सेंस कर पाऊंगा कि नहीं। इज इट राइट? छोटा बच्चा जो न्यू बॉर्न होता है, जिसको आप झूले में डालते हो, वो अंदर की दुनिया में है, तो उसको पता चलता है मुझे भूख लगी है तो रोना शुरू करता है, उसका पेट दर्द होता है तो रोना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, वो बाहर की दुनिया में उलझ जाता है, उसको समझ में भी नहीं आता है कि वो क्या हो रहा है उसके साथ। और यही हमारे साथ हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप खाली बैठे हो ना, आप ऐसे हाथ को लॉक करके, एनर्जी फील्ड को लॉक करके अपने अंदर चले जाओ, बस आंख बंद करो और ब्रेथ पे ध्यान दो। और ये जो ऑक्सीजन जा रहा है, इसको ज्यादा देर तक ब्रेन में रहने दो। जितना ऑक्सीजन ज्यादा ये ब्रेन की एरियाज में होगा, उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कहाँ मेरा गुस्सा है, कहाँ मेरा डर है, कहाँ कुछ गलत इमेजेस मैंने पकड़ के रखे हैं, कहाँ मेरी एंजाइटी, ये आपको समझ में आएगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, ठीक है। और जब भी आप फ्री होते हो, तब अगर आपने हीलिंग सीखी है तो उसी चीज को अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको डायग्नोसिस हो गया, समझ में आ गया कि हाँ ये मेरा एक गलत पैटर्न है, मुझे मतलब ज़्यादा ही मीठा खाने की आदत है, मुझे सिगरेट की आदत है, या मुझे गुस्सा की आदत है, या मैं छोटी छोटी चीज़ पे फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, ये आपको समझ में आ गया। अब उसका अगर हीलिंग से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करोगे सुपर कॉन्शियस माइंड से, तो मुझे बताओ ये तो वैसे ही रह जाएगा जैसा रावण का ऐसे ही रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि चलो ये महीने में या ये 3 महीने में मैं गुस्से पे काम करूँगी, ये उसके आगे वाले 3 महीने पे मैं डर पे काम करूँगी, मुझे ड्राइविंग का डर लगता है, स्विमिंग का डर लगता है, मुझे हाइट से डर लगता है, मैं इस पे काम करूँ। तो आपको अपना सेल्फ रियलाइजेशन का एक चार्ट बनाना पड़ेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का चार्ट बनाना पड़ेगा, और उस पर आपको अपने पे वर्क करना पड़ेगा। और अगर आपने वो नहीं किया तो नेक्स्ट लाइफ में ये सारी पैटर्नें कैरी फॉरवर्ड होगी, क्योंकि होमवर्क तो आपको ही करना है, जो भी निकालना है वो आपको ही निकालना है, समझ में है कि नहीं। तो ये जैसे जैसे आप निकालोगे, आप देखना आपका जो माइंड का जो पावर है ना, ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा। बिकॉज क्या है कि जितने भी अनवांटेड क्वेश्चंस थे आपकी लाइफ में, वो सॉल्व होना शुरू हो गए। जितने भी डाउट्स थे, जितने भी आपके क्वेरीज थे, वो अब क्रिस्टल क्लियर हो गए। तो कोई भी चीज क्लियर होने के बाद आपको नहीं लगता आपका माइंड का पावर बढ़ जाता है? बढ़ जाता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अभी समझो मैं सोचता हूँ मुझे सलमान खान जैसी मुझे बॉडी बनानी है, राइट। तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट बना सकता हूँ? हाँ, नहीं बना सकता।
मुझे क्या करना होगा, मुझे जिम में जाना होगा, जिम इंस्ट्रक्टर के साथ रहना पड़ेगा, वो मुझे बताएगा कि भाई बाइसेप के लिए कौन सा डंबल उठाने का, कितना लिफ्ट करना है, कितने मतलब मूवमेंट्स करने हैं, या कितना प्रोटीन लेना पड़ेगा, वो सब मुझे, तो मेरे लिए धीरे धीरे वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर 3, 4, 6 महीने के बाद अगर मैं नहीं भी जाऊँगा ना, मैं फिर अपने हिसाब से वो वर्कआउट कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने उसका पूरा नॉलेज ले लिया है। ठीक है कि नहीं, राइट? तो इसी तरह से हमें क्या है ना, हमें अपना नॉलेज लेना है। हम अपना नॉलेज छोड़ के दुनिया भर का नॉलेज लेने में बैठे हुए हैं। आप देखना, जब भी आप खाली बैठे रहते हो ना, आप YouTube पे भी ना कभी न्यूज़ का देखोगे, कभी किसी का सीरियल देखोगे, किसी की रील्स देखोगे, मतलब दूसरे लोगों के बहुत सारे फेसबुक देखते हो, इंस्टा, उसका स्टेटस देखते हो। आपको क्या करना है, वो क्या करना है, अभी उसका लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करना है। आप ये देखो, अपनी मोबाइल खोल के आप मुश्किल से 2-4 बार सेल्फी फोटो निकाल दियो, उसके बाद तो ज़्यादा करके मोबाइल में भी दूसरे के अंदर ज़्यादा ताक जाग करते रहते हो। तो टाइम किस में ज़्यादा जाता है, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन में, इंटरनल ऑब्जर्वेशन में नहीं जाता है। तो मेडिटेशन में क्या है, एक्चुअली इंटरनल ऑब्जर्वेशन है। हीलिंग में क्या है, ऑब्जर्वेशन का जो कंक्लूजन आया है उसका ट्रांसफॉर्मेशन है। समझ में कि नहीं? मेडिटेशन में क्या है, इंटरनल ऑब्जर्वेशन है कि भाई मुझे समझ में आया कि मैं पैसे क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ, या मेरे रिश्ते क्यों अच्छे नहीं बन रहे, या मेरी हेल्थ क्यों आजकल खराब रह रही है, मुझे समझ में आ गया। ये इंटरनल ऑब्जर्वेशन कि मेरा सोने उठने का पैटर्न ठीक नहीं, मेरे खाने पीने का पैटर्न ठीक नहीं है, मेरे सोचने का पैटर्न, ये अब इंटरनल ऑब्जर्वेशन से आ गया मुझे। लेकिन अब डायग्नोसिस हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, अब मुझे चेंज तो करना पड़ेगा कि नहीं, इज इट राइट? अब चेंज कब होगा, जब मैं कुछ सुपर कॉन्शियसली सिंबल यूज करके मेरे माइंड के जो पावर्स होते हैं उसको मैं धीरे धीरे मैं हर एक एक्टिविटी के चेंज करके मैं अपने टारगेट तक पहुंचूंगा। अदरवाइज कैसा पहुंच पाऊंगा? भले आपका गोल, आपका टारगेट छोटा होगा कि बस मुझे 15 दिन में ना अपने गुस्से को ठीक करना है, मुझे 2 महीने में ना अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक करने, मुझे 3 महीने ना अपने रिलेशनशिप के प्रॉब्लम सॉल्व। बोले आप फिक्स करो एक टाइम, और उस टाइम में पूरा उसी पे काम करो, बस और कुछ मत करो। ठीक है कि नहीं? अभी कोई बंदा ना एक सब्जेक्ट में फेल होता है, उसको एग्जाम भले सबकी देनी पड़ती है 10th स्टैंडर्ड में, लेकिन वो सब्जेक्ट पे वो ज्यादा ध्यान देता है कि नहीं जिसमें वो फेल हुआ है? ठीक है कि नहीं? तो अभी हमें समझ में आ गया कि मुझे कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा काम करना है। बाकी सब्जेक्ट तो मेरा ओके, उसमें तो मैं ऑलरेडी पास हो गया हूँ। उस सब्जेक्ट पे मुझे बहुत फोकस करना है, उस पर मुझे फॉरगिवनेस मेडिटेशन करनी है, मुझे हीलिंग करनी है, मुझे उसकी साइकिक सर्जरी करनी है। हो सकता है मुझे रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके देखना पड़े कि कब से ये शुरू हुआ। किसी भी तरह से मुझे डीपर लेवल जाके मुझे उसको ठीक करना है, बस दैट शुड बी योर टारगेट। इज इट राइट? मुझे किसी ने कहा कि भाई डॉक्टर्स लोगों की हैंडराइटिंग ठीक नहीं होती है, तो मैंने पूरी ग्राफोलॉजी का 7 साल का मैंने पूरा एजुकेशन लिया, ऐसा है। और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था ऐसा क्या होता है कि हम फिजिशियन होते हैं या सर्जन होते हैं या एमडी होता है, सबकी हैंडराइटिंग की पैटर्न एक जैसी होती है। मतलब कितना हमारे अंदर स्ट्रेस लेवल होता है एज अ डॉक्टर, इज इट राइट? कितना स्ट्रेस लेवल हमारे अंदर होता है। तो दिखाने के लिए तो हम डॉक्टर बैठते हैं, बिकॉज डिग्री है, नॉलेज है। तो आपको नहीं समझ में आता है कि आपसे ज्यादा तो एंजाइटी हमको है, आपसे ज्यादा तो मतलब स्ट्रेस हम लोग लेके बैठे हुए हैं। मेरे जो सर्जन थे मेडिकल कॉलेज के, वो तो दारू पिए बगैर सर्जरी नहीं करते थे, मतलब इतना स्ट्रेसफुल रहते थे, ऐसा है करके। लेकिन ये बाहर से थोड़ी किसको समझ में आता है। हम जो बड़े संत साधु को देखते हैं, अरे कितना काम है, कितने खुश है ये। अब जब वो अपने पर्सनल लाइफ में रहते हैं तो कितने अपने डिवोटीज पे गुस्सा करते हैं, चिल्लाते रहते हैं। और कभी हम उनके पर्सनली देख लिए तो हम बोले अरे बाप रे, इतना गुस्सा तो हमारा भी नहीं है। इज इट राइट और रॉन्ग? क्योंकि आप उसके डीपर में गए नहीं थे ना, सुपरफिशियली बाहर से तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। जैसे आज आप ये एक्टर एक्ट्रेसेस को देखते हो टीवी पे या मूवी पे, कितना अच्छा लगता है। आप उनको पर्सनली देखने जाओ, आप बोले कि यार इससे तो मैं ज्यादा सुंदर हूँ, या इससे तो ज्यादा मतलब मेरे अंदर हम्बलनेस है, या मैं बहुत काइंड हूँ, या मैं बहुत कंपैशनेट हूँ। इज इट राइट? क्योंकि बाहर से स्किन सबकी सेम है, अंदर जब हम स्किन ओपन करते हैं ना, तब कितनी गंदगी है ना, ये तब सर्जन को समझता है। तो आप भी कैसा है, जब मेडिटेशन करोगे तो अंदर जाओगे, अंदर जाओगे, अंदर जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैं दुनिया में जो भी मैं जजमेंट कर रहा था, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मेरे अंदर ही है। मुझे कोई राइट ही नहीं है कि लोगों को जज करने का, इतना, उससे ज़्यादा तो प्रॉब्लम मेरे अंदर ही है।
तो उसका आप ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट करो, उसका आप हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करो। और जैसे जैसे आप हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करोगे, आपका गोल्स पे पहुंचोगे, आपकी ये पूरी साइकिल चेंज होगी, आपके थॉट्स अच्छे हो जाएंगे, फीलिंग्स अच्छी होगी, आपकी एक्शन अच्छे होंगे, रिजल्ट अच्छे होंगे। अब उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है? वही थॉट्स, वही फीलिंग, वही एक्शन, वही रिजल्ट, वही लूप साइकिल है कि नहीं? मुझे बताओ चेंजेस कहाँ है यहाँ पे? आप बोलोगे हाँ 10 साल पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, एक एक्सीडेंट हुआ था, 15 साल पहले भी मेरे इसके साथ झगड़े हुए थे, आज भी वैसा है, कुछ साल पहले मुझे डिप्रेशन हुआ था, अभी वापस मुझे डिप्रेशन हो गया। मतलब लूप साइकिल है ये, इट्स अ बायोरिथमिक साइकिल। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में भी कहते हैं कि शनि की पनौती कितने साल के बाद आती है, राहु केतु का काल आता है, या न्यूमरोलॉजिकली भी हम कहते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है, हमारा माइंड का भी ना एक लूप साइकिल होता है। ये ऐसे ना घड़ी के जैसे हमारा ये माइंड घूमता है, कुछ टाइम के बाद वापस एंजाइटी की अटैक आएगी, वापस गुस्सा आएगा, और लोग क्या बोलेंगे, अभी भी तो तुम्हारा यही गुस्सा है। भले वो ड्यूरेशन कम हो गया या उसका क्या कहते हैं वोल्टेज कम हो गया, लेकिन वो लोग नहीं समझेंगे, लोग को लगेगा अभी भी ऐसा ही है। समझ में कि नहीं? अभी आपका समझो 300 डायबिटीज था, आपने डाइट कंट्रोल किया, एक्सरसाइज किया, और आपको 200 डायबिटीज है। दूसरे लोगों के लिए क्या, अभी भी तो बढ़ा हुआ है, वो ये नहीं बोलेंगे अभी 300 से 200 पे था। इज इट राइट? तो आपको अपना सेल्फ लव चाहिए, सेल्फ ऑब्जर्वेशन चाहिए, सेल्फ अप्रिशिएशन चाहिए कि नहीं मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। आपको दूसरों के ताने बाने से अफेक्ट नहीं होना चाहिए कि यार उसने बोल दिया तो मैं तो सही में ऐसा ही हूं। तो वापस ये साइकिल रिपीट होगी आपकी, क्योंकि आपने उसके नेगेटिव कमेंट्स को आपने उसको एंकरिंग कर लिया, अपने माइंड में उतार लिया। तो आप मुझे बताओ, आप पॉजिटिव हो सकते हो कभी? आप कभी नहीं हो सकते। मैं आपको लिख के देता हूं, क्यों? क्योंकि आप है ना उनके जजमेंट से अपनी लाइफ की पैटर्न बना रहे हो। तो फायदा क्या है मुझे बताओ? फायदा क्या है? कोई आदमी मेहनत कर रहा है, मेहनत करके आगे जा रहा है, वो कुछ टाइम उसको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो हम उसको ताने मारते हैं, अरे तू तो ऐसा ही है, मुझे नहीं लगता आने वाले 20 साल में भी तू कोई प्रोग्रेस करेगा। और वो उसको एंकरिंग कर लेता है, उसको लॉक कर देता है। तो वो करने के लिए तो करता है, लेकिन उसको अंदर से लगता है नहीं मुझे पता है मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ, क्योंकि उसने मुझे बोल दिया। इज इट राइट? तो पहले तो आप क्या करो, आप है ना बाहर से जितने भी लोग आपसे जजमेंट करते हैं ना, आप उसकी कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर लो, अपने माइंड को फर्म कर लो कि मुझे भी बाहर के किसी की जजमेंट या किसी के भी एनालिसिस से मुझे कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो ये है। उसके बाद आप अपनी यात्रा शुरू करो अंदर की, मेडिटेशन से अंदर देखो कि भाई मेरे अंदर क्या है, मेरा वेट ठीक है कि नहीं, मेरा हाइट ठीक है कि नहीं, मेरा डाइट ठीक है कि नहीं, मेरा सोने उठने का पैटर्न ठीक है कि नहीं, मेरा बोलने का, मेरा व्यवहार का, मेरा बिजनेस, मेरा फाइनेंस ठीक। अपने आप से क्वेश्चन करो, बाहर किसी से कभी क्वेश्चन मत करो। मैं तो कह रहा हूँ, मैं आज तक 125 से ज़्यादा संतों को, गुरुओं को मिला हूँ रिसर्च के चक्कर में, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कभी अपने पर्सनल क्वेश्चंस कभी उनको नहीं किए, कभी नहीं। मैं सदगुरु को मिला हूँ, मैं सत्य साई बाबा को मिला हूँ, सुधांशु महाराज को मिला हूँ, दादा भगवान को मिला, कितने दीपक भाई, कितने लोगों को, शिवानी को मिला हूँ, कि दादियों को मिला हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं। मैं इसलिए सोचता हूँ कि मेरे अपने क्वेश्चन मेरे लेवल के हैं, सामने वाला बंदा बहुत हायर लेवल का है, हायर एनर्जी या हायर कॉन्शियसनेस लेके बैठा है, वो आंसर देगा, मुझे कैसे डाइजेस्ट होगा? कैसे डाइजेस्ट होगा? 5 साल का बच्चा अगर आपको आपका कुछ पूछता है कि आपने है ना ये MBA कैसे किया, या आपका ये MBA का मुझे ये बताओ, आप उसको बताओगे, उसको क्या समझ में आएगा? मुझे बताओ, समझेगा वो बच्चा? नहीं समझेगा, उसका वो लेवल ही नहीं है। तो आप उसको लेवल से समझाओगे, नहीं बेटा मैंने ना ऐसा किया वैसा किया, तो वो अपने लेवल पे सेटिस्फाई होगा, चलो मुझे समझा दिया करके। तो हमारे साथ क्या होता है कि हम हायर गुरुओं के साथ, मास्टरों के साथ बैठने को बहुत उतावले रहते हैं, लेकिन हमारी उतनी लेवल ही नहीं होती है कि उनकी बात को हम डाइजेस्ट कर पाए। इसलिए लोग जितने यूट्यूब पे उनको देखते हैं ना, उसमें 0% उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप लिख लेना करके, क्योंकि वो हायर लेवल की बातें करते हैं। हमारी लेवल कौन सी है? आप शिवानी के टॉक सुनो, सदगुरु के टॉक सुनो, कितने हायर लेवल की बातें बोलते हैं और ट्रुथ है उनके पास, लेकिन हमारे अंदर उतना ट्रुथ का डाइजेशन कहाँ है? हम अप्रिशिएट करते हैं, हम बोलते हैं अरे मैं ये ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, मेरे गुरु ये हैं, उसका एक ईगो है हमें, लेकिन आप अभी भी वही हो जो पहले थे। इज इट राइट? हम बोलते हैं ना मेरा बच्चा तो कॉन्वेंट स्कूल में जाता है, मेरा बच्चा तो कैम्ब्रिज में जाता है, मेरा बच्चा तो इंटरनेशनल स्कूल में जाता है, लेकिन उसके मार्क्स देखो, वो बेचारा पास
मुश्किल से हुआ है, तो वो लेवल का क्या काम है? कुछ काम है? कुछ भी नहीं है। तो जब भी आप अपनी ये चीज़ों से बाहर निकलोगे, जब आप अपने ऊपर ही काम करोगे, अपनी हर एनर्जी का, हर कलर का, हर वेवलेंथ का, हर फ्रीक्वेंसी का आपको अपना नॉलेज होगा, तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई बाहर का गुरु की ज़रूरत नहीं है, बाहर के किसी मास्टर की ज़रूरत नहीं है, कोई बाहर से कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप अपने आप को समझ ही गए ना। इज इट राइट और रॉन्ग? आपने समझो कोई खाना बनाया और आपने उसको टेस्ट किया, आपको समझ गया उसमें नमक ज़्यादा है फॉर एग्जाम्पल, आपको मुझे बताओ कौन सी यूट्यूब देखने की ज़रूरत है? कौन सी यूट्यूब देखने के भी मेरे खाने में क्या प्रॉब्लम है? अरे आपने टेस्ट कर लिया, इसमें नमक ज़्यादा है, तो उसमें आपको ज़रूरत ही क्या है कुछ समझने की? इज इट राइट और रॉन्ग? आपने समझो उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डाला या कुछ फूड की क्वांटिटी, तो वो नमक डाइल्यूट हो जाएगा कि नहीं? आप मुझे बताओ क्या उसमें से आप नमक निकाल सकते हो? हाँ, निकाल सकते हो? कोई आदमी ने कभी सुना है कि उसने हाँ गुस्सा निकाल दिया, हाँ उसने डर निकाल दिया? अरे कोई चीज़ निकलती नहीं है, उसको डाइल्यूट करनी पड़ती है, उसको सिंबल्स के थ्रू, हीलिंग के थ्रू डाइल्यूट करनी पड़ती है, तब जाके वो पॉजिटिव होता है। साइंस का रूल है, मतलब कोई चीज़ को आप निकाल नहीं सकते हो। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ये साइंस का रूल है। तो ऐसा नहीं है हम नॉर्मली बोलते हैं तू तेरा गुस्सा निकाल दे, अरे तू तेरा डर निकाल दे। अरे कोई ऑब्जेक्ट है क्या आप निकालोगे? मुझे ये बताओ, इज इट अ ऑब्जेक्ट? हाँ, अरे आप अपना थायराइड निकाल दो, आप अपना डायबिटीज निकाल दो, अरे कोई निकाल नहीं सकता है, उसको आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। इज इट राइट? तो ये जो भी हमारे कलर्स है, जहाँ पे भी हमारे कलर्स नेगेटिव है, एनर्जी नेगेटिव्स है, हमें उसको ट्रांसफॉर्मेशन करके ग्रीन में, वाइट में, पिंक में, ब्लू में, गोल्डन येलो में कन्वर्शन करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हमारा अट्रैक्शन अच्छे लोगों के साथ होगा, अच्छा बिजनेस, अच्छा जॉब, अच्छे रिलेशन बनेंगे, और उन्हीं लोगों के साथ बनेंगे या तो वो लोग फिल्टर हो जाएंगे जो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आपकी वेवलेंथ अब उनके साथ मैच नहीं होती ना। दिस इज राइट। जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता रहा ना, मेरे क्लिनिक पे बीमारी लोग आते थे। जब मैंने प्रैक्टिस बंद की और उसी क्लिनिक पे मैंने बैठना, तो अब मेरे पास स्पिरिचुअल लोग आ रहे हैं कि भाई हमें कर्मा का ज्ञान दो, सोल का ज्ञान दो। अब पेशेंट नहीं आ रहे मेरे क्लिनिक पे, क्योंकि मैंने चेंज कर लिया अपने आप को। तो अब मैं अलग लोगों को अट्रैक्ट करूंगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? मैंने अपने प्रोफेशन को चेंज कर दिया। डिग्री मेरी वही है, डॉक्टर की डिग्री है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, डॉक्टर की डिग्री से ना मैं सिर्फ लोगों को बॉडी लेवल पे ठीक कर सकता हूँ, माइंड सोल लेवल पे ठीक नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने मेडिकल प्रैक्टिस बंद करके मैंने स्पिरिचुअल रिसर्च शुरू किया। और जैसे मैंने ये शुरू किया, मुझे सत्य साई बाबा के वहाँ से आश्रम से कॉल आया, नित्यानंद स्वामी के वहाँ से कॉल आया, सूर्य स्वामी के यहाँ से कॉल आया, ऐसे लोगों से कॉल आना शुरू हो गया जो मेरे से बहुत हायर लेवल के थे। और वो बीमारियों के बारे में नहीं पूछ रहे थे, वो मुझे ये बता रहे थे कि हमारा सोल लेवल देखो, हमारी एनर्जी लेवल देखो, आपके ऑरा में कैसे दिखती है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, डॉक्टर कहीं जाते हैं तो लोग पेशेंट अपनी फाइलें दिखाते ना कि मेरे रिपोर्ट्स चेक करो आप। अब तो कोई मुझे फाइल ही नहीं दिखा रहा है, बिकॉज अब मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा हूँ। अब समझ में आ रहा है? तो आपको क्या है ना, अपना ये चेंज करना पड़ेगा, अपनी एटीट्यूड, अपनी पॉजिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी। बाकी आप बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ। मैं तो क्या, लिटरली स्पीकिंग, आपको कोई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, कहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, कोरोना के कितने केस बढ़ गए उससे कोई लेना देना नहीं है, कहाँ रिसेशन चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, कहाँ क्राइम हो रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं है उससे। बिकॉज आपकी दुनिया आपसे शुरू हुई और आपकी दुनिया आपसे खत्म होने वाली है। इज इट राइट? राइट? तो आप जितना टाइम मिले ऐसे लॉक करके बैठो, मेडिटेशन में बैठो और अपनी सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस करो। और जैसा आपको समझ में आया कि हाँ, मुझे समझ में आया कि मैं कल दिन में 2 बार गुस्सा हुआ था, दिन में 3 बार मुझे डर लगा था, मुझे एंजाइटी के अटैक 2-2, 4-4 घंटे में आया। अब आपको आपकी पैटर्न समझ में है। अब आप उस पैटर्न को हीलिंग करो जो भी आप सीखे हो, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन करो। फिर नेक्स्ट डे अभी आप सोचो, ओ कल से आज मुझे अच्छा लग रहा है, कम लग रहा है, मतलब अब मैं इतना पैनिक नहीं हो रहा हूँ, है ना, अब मुझे इतना सेंसिटिव नहीं हुआ। इज इट राइट? राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग रूट कॉज नहीं समझ पाए, हाँ, जैसे ये मुझे क्यों हो रहा है, मैंने बहुत बार मेडिटेशन करके हाँ, ट्राई किया कि ये हाँ, क्यों हो रहा है, हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कंक्लूजन निकाला कि फॉर एग्जांपल पास्ट लाइफ में कुछ किया होगा मैंने, एग्जैक्टली, या फिर किसी दूसरे के वजह से मुझे हाँ, हो रहा होगा, हाँ, मुझे ही क्यों हो रहा है। तो मैंने ट्राई किया मेडिटेशन में जाके,
बट मुझे नहीं हो रहा है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ करूं? अभी आप हीलिंग ज़्यादा करो, बिकॉज अभी आप हीलिंग सीखे हो ना, बिकॉज मेडिटेशन अल्फा लेवल का है। अल्फा लेवल से आप इतना डीपर नहीं जा सकते। मैंने आपको शुरुआत में बोला, बिकॉज हम इतने सोल्ड इवॉल्व नहीं है। हम कुछ महावीर, बुद्धा, जीसस के जैसे लेवल के नहीं है कि मेडिटेशन में पूरी चीज़ों को जान लें। हम एक लेमैन हैं। इज इट राइट? अब डॉक्टर भी अगर बड़ा सर्जन भी होगा, वो खुद तो नहीं बोल पाएगा मेरा भी कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, मेरा शुगर लेवल कितना है। उसको भी तो ब्लड निकाल के सैंपल देना पड़ेगा कि नहीं? समझ में कि नहीं? राइट? वो इतना वो पहले जैसा वैद्य नहीं रहा कि भाई नाड़ी देख के बोलेगा हाँ मेरा ये बढ़ गया वो बढ़ गया। ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा है करके, राइट? जैसे पहले गायनेक डॉक्टर बोल देते थे कि नहीं ये मन चल रहा है और इसका बच्चे का एक्टिविटी है। अब आजकल सोनोग्राफी के बगैर बोल ही नहीं पाते। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट? तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, आप हीलिंग ज़्यादा करो, मेडिटेशन मत करो। आपको लगता है मैं अंदर ज़्यादा नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है, मेरा फोकस नहीं हो रहा है। हीलिंग में ये फ़ायदा है कि फोकस की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आपका ध्यान भटक भी रहा है ना तो भी हीलिंग कर पाओगे। आप ड्राइव भी कर रहे हो, हीलिंग कर पाओ। अभी परसों मैं पंचगनी से आ रहा था बॉम्बे की तरफ, तो लोनावाला में कुछ बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और 1 घंटा हम स्टक थे ट्रैफिक में। तो मैं 1 घंटा हीलिंग कर रहा था, बिकॉज और मैं कर क्या सकता हूँ। बाकी लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे, गर्मी हो रही थी, लोग एसी भी 1-1 घंटा कितना गाड़ी में चालू रखेंगे दोपहर के टाइम पे। समझ में आ रहा कि नहीं? तो मैंने तो क्या सोचा कि जाने दो, अपने को ये अच्छा टाइम मिला है, क्योंकि समझ गया कि आगे 200 गाड़ी है, पीछे 500 गाड़ियाँ हैं, तो मैं तो अपनी बस हीलिंग में बैठ गया करके मेरा 1 घंटा टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। ऐसा है। तो ये चीज़ें देखो, आपको है ना बीच बीच में एक टाइम निकालना पड़ेगा जहाँ पे आप सिर्फ अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बैठो। दुनिया से कट ऑफ होना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल ऑफ करके बैठो, या तो सबसे बेस्ट तो जैसे मैं करता हूँ, सुबह 3:15 साढ़े 3 बजे उठ के 6:30 बजे तक करता हूँ, क्योंकि तब तक मुझे पता है कोई आदमी उठा नहीं है तो कौन मुझे मैसेज करेगा, कौन फोन करेगा। उसके बाद लोग डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तब तक तो कोई उठता ही नहीं है। ऐसा है। और उस टाइम पे ब्रह्म की ऊर्जा शक्ति ज़्यादा होती है। ऐसा है। जैसे हम बोलते हैं ना, रात को लोग सोए रहते हैं, तो कोई भी मूवी को डाउनलोड करोगे तो 1 घंटे में हो जाएगा, दिन में करोगे तो 3 घंटे लगते हैं कोई चीज़ को डाउनलोड, बिकॉज सब लोग नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। इज इट राइट? तो आप अगर अपनी इस पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखोगे और उसको कंसिस्टेंटली रखोगे, तो आपके सारे लुक टूटते जाएंगे, हर चीज़ टूटते जाएगी। बिगड़ना अपने है, सुधारना आपको पड़ेगा। आप कितने भी जगह पे जाके किसी महात्मा को बोलो मेरे को ये तावीज़ दो, ये धागा दो, ये मेरे को विभूति दो, ये दो, उससे एनर्जी बढ़ेगी, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं होने वाला। ये चीज ध्यान में रखना। एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि उन्होंने साधना की है, तो वो जैसे आपको ब्लेसिंग देंगे तो आपकी ऑरा बढ़ जाएगी। जो आपकी 10 फीट की थी 20 फीट की ऑरा हो जाएगी। लेकिन उस 20 फीट से ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। आपको उसको अपने अंदर उतारना पड़ेगा और उसको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करना पड़ेगा। इज इट राइट? और ये गलतियां हमसे होती है। जितने भी एक लेमैन होता है ना, समझो वो मिनिस्टर भी है ना, अभी इलेक्शन है, वो संतों के पास जाएंगे, गुरुओं के पास जाएंगे। हम अपने बच्चों को भी महाराजों के पास ले जाते हैं, ब्लेसिंग दो, इसकी एग्जाम है, ये है, वो देंगे, लेकिन उसका कुछ कंटेंट थोड़ी जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी अंदर जाने वाले बच्चे का जाएगा क्या? मुझे बताओ। हाँ, नहीं जाएगा। वो मिनिस्टर को एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन उसका एटीट्यूड थोड़ी चेंज होने वाला है। वो जो गलत बकवास कर रहा है वो थोड़ी सुधरने वाला है। कहने का मतलब ये है ना, ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्शियसनेस से होता है, एनर्जी से वो चीजें वैसे ही रहने वाली, और ये लोग को समझ में नहीं आता है। तो मेडिटेशन से एनर्जी बढ़ती है, हीलिंग से कॉन्शियसनेस बढ़ती है। ये चीज आज आप यहाँ क्लियरली समझ लो। पहले के जमाने में लोग एनर्जी से ही कॉन्शियसनेस बढ़ाते थे और अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते, बिकॉज वो इवॉल्व सोल थे। समझ में कि नहीं? हम लोग जब है ना लोअर सोल लेवल के थे ना, तो हम ब्रिटिश वालों से लड़ नहीं पाए। जब हमें किसी यंग सोल लेवल ने, मतलब लीडर्स ने जब हमें बहुत मोटिवेट किया, उसके बाद हम लड़ पाए। मतलब कोई तो एनर्जी देने वाला चाहिए। लेकिन देने के बाद भी, आज भी आज़ादी के बाद हमारा माइंडसेट तो वैसा ही रहा। हम एक दूसरे के गुलामी हैं, देखा जाएगा, है ना। माइंडसेट तो वैसा ही ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अभी भी डेमोक्रेटिकली कुछ नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे हर चीज में आप बंधे पड़े हो। इज इट राइट? तो एनर्जी तो मिल गई, आजादी तो मिल गई, लेकिन अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है मुझे बताओ। आज समझो नरेंद्र मोदी थॉट्स भी डाल रहे हैं कि स्वच्छ अभियान या सफाई ये वो या डिजिटल इंडिया बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें 4G मिल कहाँ रहा है? जहाँ पे भी जाते हैं तो 3G मिलता है, हमें सिग्नल्स ढूंढने पड़ते हैं। यू टेल मी,
अभी भी आप हरिद्वार में जाओ, कितनी गंदगी है, मतलब अभी तक तो पंडित भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुए, आम लोग कहाँ पे होंगे? बिकॉज आम लोग के लिए तो पंडित रोल मॉडल बना पड़ा है। इज इट राइट? हर इंडिविजुअल को ना अपने पे काम करना पड़ेगा, कहने का मतलब है हर पर्सन को, वो कोई भी लेवल पे हो, उस इंसान को अपने पे, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, साधु है, लेमैन है, हाउसवाइफ है, या जॉब करने वाला है, या बिजनेस करने वाला है, हर इंसान को अपने लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। इज इट ओके? उसकी अपनी एटीट्यूड को वो पॉजिटिव रखेगा, तब मुझे लगता है उसका हर चीज फुलफिल होगा। अदरवाइज आप जैसे जन्मे थे ना वैसा ही मर जाओगे, आप में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये चीज आप लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और कोई आपको चीज लानी, मतलब कोई आपको हेल्प भी नहीं करेगा, बिकॉज वो खुद को हेल्प नहीं कर रहा है, आपको कहां से हेल्प करेगा वो? हम बोलते हैं ना ये सेल्फिश दुनिया है, हम भी तो सेल्फिश है। हम भी किसी को कितना सुधारे, मुझे बताओ। आज आप समझो एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पे, आप जितने भी बैठे हैं, मैं आपको बोलूँगा कि अरे वो फलाने गांव में ना, अभी यहाँ एक वसई के यहाँ सकवार गांव है जहाँ पे मैं बहुत साल पहले जाता था, वहाँ आदिवासी लोग हैं। मैं आपको बोलूँगा जाओ वहाँ पे लोगों को आप एजुकेट करो, आप बोलोगे मैं क्यों जाऊँ, मेरे पास कहाँ टाइम है? और टाइम रहेगा तो भी आप क्यों जाओगे? क्यों जाओगे? नो गेन इज देयर। जब मैं रामकृष्ण हॉस्पिटल में जॉब करता था तो एवरी संडे वो स्वामी जी लोग बोलते थे कि चलो आज संडे को सकवार गांव जाना है, वहाँ के आदिवासी लोगों के सेवा करनी है, क्योंकि वो टीबी वाले ज़्यादा थे पेशेंट्स, तो हम लोग मेडिसिन लेके जाते थे, एक्सरे मशीन पोर्टेबल लेके जाते थे। तो मैं हर संडे जाता था। मेरे साथ 12 डॉक्टर्स थे, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, बोले हमको जाके क्या आज संडे आराम करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जू बीच जाएंगे, इधर जाएंगे। हु वॉज इंटरेस्टेड इन दैट थिंग? और हमारे हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल थी, सामने मठ था, तो मठ में मैं जाके मेडिटेट करता था। जब भी मेरा ड्यूटी का थोड़ा ब्रेक आवर्स रहता था, लंच का ये वो, तो मुझे बोलते थे तुम क्यों जाते हो उधर, वो साधु लोग सब भगवे कपड़े वाले जाते हैं। मैंने कहा पता नहीं, मैं बहुत अट्रैक्ट होता हूँ। अब सी आई बिलोंग टू जैन कम्युनिटी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं ठाकुर के सामने, मतलब शारदा माँ के सामने मैं जाके क्यों बैठ रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब फिर जब मैंने अपनी इस स्पिरिचुअल फील्ड में आया, मैं पास्ट लाइफ मैंने देखी, तो मुझे पता चला मेरे अंदर काली की कॉन्शियसनेस है, माँ की, इसलिए मैं ठाकुर या शारदा माँ से बहुत अट्रैक्टेड होता हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा सोल अफेक्शन है करके, है ना, ऐसा होता है करके। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो आत्मा की चेतना है वो किसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मिलती है, और किसके साथ आपको ज़्यादा रहना पड़ेगा, जहाँ पे आपका इवोल्यूशन फास्ट होगा। आप में सोल टैलेंट क्या है, आप में सुपर जीन्स क्या है, ये इतनी डीपर लेवल की चीज़ें देखोगे ना, तब मुझे लगता है कुछ आपका टारगेट पूरा होगा। नहीं तो आओगे जाओगे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब इतने लोग कोरोना से मर गए, अभी भी लोग मतलब पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, अभी भी लोग नेचर को भंग तो कर रहे कि नहीं, है ना। मैं अभी पिछले 25 साल से पंचगनी जाता हूँ, कितने मैंने वहाँ रिट्रीट्स किए रहेंगे। अभी जब मैं परसों वहाँ गया था पंचगनी में, मेरे को इतना बोर हो गया, बिकॉज 31 डिग्री टेम्परेचर, जो मैंने कभी देखा भी नहीं था। 25 के ऊपर कभी आया ही नहीं था पंचगनी में। रात को भी 22 डिग्री टेम्परेचर, कभी भी 17 के ऊपर कभी पंचगनी जाता नहीं था समर में भी। इतने साल से मैं जा रहा हूँ, मेरे कम से कम 2000 विजिट्स हुए रहेंगे वहाँ पे। लेकिन अब तो मैं बोला अरे बाप रे, ये जगह पे कैसे रह रहे लोग, क्योंकि इतना पॉल्यूशन उन्होंने क्रिएट किया। जहाँ पे 3 किलोमीटर पे या 2 किलोमीटर पे 6 होटलें थी, अभी वहाँ पे 20-25 होटल्स हो गई हैं। इतना कंस्ट्रक्शन हो गया है, ऐसा है। तो आप मुझे बताओ ना कि कोरोना के बाद भी मतलब ये पिछले 2 साल में इतने होटल्स हो गए वहाँ पे, बिकॉज लोग अभी सोच रहे कि भाई लोग अभी नेचर को लव करने लगे, हिल स्टेशन पे जाने लगे, तो सारे बिजनेस वहीं पे हब्स शुरू हो गए। मतलब डिस्ट्रक्टिव लोग हैं, डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज है। आपको उसमें से बचने के लिए आपको कंस्ट्रक्टिव रहना पड़ेगा, इसलिए आपको स्पिरिचुअल प्रोसेसेस ज़्यादा करने पड़ेंगे। आप उनको रोक टोक नहीं सकते हो, दुनिया को चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन अपने आप तो कर सकते हो ना। अपनी तो कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हो, अपनी सेंसिटिविटी कम कर सकते हो, ये सब आप अपने पे काम कर सकते हो। तो मुझे लगता है आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। सो आई होप आप समझ गए आज का जो हमारा सब्जेक्ट था, मेडिटेशन एंड हीलिंग कितना इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम बाकी सब चीज़ों के लिए ना, अभी कहीं मेडिसिन काम नहीं आती है, डॉक्टर कहते हैं सर्जरी करानी पड़ेगी, तो हम करवा भी देते हैं, भले 2-3 लाख रुपए खर्च हो। लेकिन कोई हमें कहता है कि नहीं, ये आपको मेडिटेशन काम नहीं आ रहा है, चलो एक काम करो, प्राणी हीलिंग सीख लो, रेकी हीलिंग सीख लो। आप खुद ही रेजिस्ट करते हो, नहीं मुझे नहीं लगता ये सीख के कोई फ़ायदा होगा, या इतना पैसा का इन्वेस्टमेंट मैं करूँ। आप खुद ही खुद को रोकते हो।
आज रामदेव बाबा ने इतने यूट्यूब पे फ्री योगा डाले हैं, लेकिन मुझे बताओ कितने लोग हैं जो उनके यूट्यूब देख के योगा करते हैं। चलो ठीक है, आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, आप किसी के पास पेड योगा नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप फ्री में तो कर सकते हो कि नहीं, है ना। मैं भी इतने साल से योगा नहीं कर रहा था, ज़्यादा मेडिटेशन हीलिंग कर रहा था। लॉकडाउन में मैंने सोचा चलो मैं योगा स्टार्ट करता हूँ, तो मैं रोज़ रामदेव बाबा की दिन में, दोपहर में, रात में वीडियो देखता था, करता था, भले दिन में करता था, लेकिन दोपहर में, रात में भी देखता था, ताकि मैं उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यूनिंग में रहूँ, सिंक्रोनाइज्ड रहूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बच्चा कैसा है ना, खिलौना दिन में 1-2 बार खेलता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम देखना वो बेड के बाजू में अपने खिलौने को रखता है, पूरा टाइम देखता है उसको, खेलता भले 1-2 बार ही है वो। इज इट राइट। आपकी अपनी मनपसंद की गाड़ी होगी या कोई भी चीज होगी या कपड़ा भी होगा, आप अपने पास रखोगे, भले आप उसका यूज रेयरली कभी करोगे, लेकिन एक खुशी होगी कि ये मेरे पास है। तो आपको भी अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मैक्सिमम टाइम है ना अच्छे अच्छे लोगों की वीडियोस देखो, संतों की, गुरुओं की, उनकी देखो, भले आप प्रैक्टिस थोड़ी देर करते हो, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा रहने की कोशिश करो। इज इट राइट। मेरे खुद के 1000 से ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस अपलोडेड है। मैं कभी भी खाली बैठे रहता हूँ ना, या तो मूजी का सुनता हूँ, या सदगुरु का सुनता हूँ, शिवानी का, या मैं खुद का अपने वीडियो सुनता हूँ, ताकि मुझे अपने आप को मोटिवेट होता है कि अरे हाँ मैं भी पॉजिटिव हूँ, मैं भी ऐसा बोलता हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझे दूसरों से इम्प्रेस्ड होना है, मुझे अपने आप को भी सेल्फ मोटिवेशनल करना है। वो कब होगा, जब आपने जो अच्छे काम किए हैं ना, उसको आप रिवाइंड करोगे, उसको आप एक्नॉलेज करोगे कि हाँ मैंने 10th में देखो इतने मार्क्स पाए थे, मैंने ये, अभी कल मैं वर्सोवा वेलफेयर स्कूल में गया था जहाँ मैंने 10th पास की, तो मैं वहाँ पे कल सबको बोल रहा था ये स्कूल से मैं पास हुआ हूँ और मुझे हिंदी में 5 डिवीजन में हाईएस्ट मार्क मिले थे, मुझे गोल्ड मेडल मिला। मतलब एक उस चीज को मैं रिवाइंड कर रहा था। समझ में ना, क्योंकि वो नहीं करोगे तो बाकी तो कोई आपको मोटिवेट करने वाला है ही नहीं, बाकी तो सब लोग आपको डिप्रेस्ड ही करेंगे, आपकी टांग ही खींचेंगे। तो जो काम आपने अच्छे किए हैं ना, उसको 2 बार, 10 बार, 100 बार याद किया करो, रिवाइज किया करो, तो आपको लगेगा नहीं नहीं मैं और भी वापस कर सकता हूँ। भले मेरी अभी एज आगे बढ़ गई है, भले वो बचपना निकल गया, लेकिन आज भी मेरे में जोश है, एनर्जी है। आप वो अपने आप को ऐसा बोल सकते हो, तो आपके जो सेल्स है ना बॉडी के, वो रीजनरेट होंगे, और जो मरे हुए सेल्स है ना वो डिटॉक्सीफाई हो जाएंगे। तो आप में वापस एनर्जी क्रिएट होगी कि नहीं, क्योंकि स्पेस क्रिएट होगा आपकी बॉडी में। ठीक है कि नहीं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है कि बैठे बैठे हम उन चीज़ों को याद करें जिसमें हमें सक्सेस मिला था, जिसमें विक्ट्री मिली थी, जिसमें लोगों ने अप्रिशिएट किया था, भले वो छोटा अचीवमेंट क्यों ना हो। कोई रनिंग रेस भी होगी, कोई भी चीज़ होगी आपकी, वो जैसे बचपन में वो नींबू वाली एक्सरसाइज थी स्पून में लेके, उसमें भी अगर आपको अचीवमेंट मिला तो उसको भी याद करो ना, क्या फ़र्क पड़ता है आपको। क्योंकि माइंड को पॉजिटिव बोलते हैं ना, माइंड इज़ अ मंकी, उसको पॉजिटिव नहीं रखोगे तो वापस वो छलांग मारते रहेगा, गलत चीज़ों पर भागते जाएगा। तो मेडिटेशन से ये फ़ायदा होता है कि हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली रखने के लिए आपको हीलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब वो कंसिस्टेंटली रहेगा, नहीं तो वापस वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट वैसा है ना, अभी ऐसा है करके। आप कहीं पे भी देखो, मतलब आजकल, पहले तो कैसा था कि जो पिक्चरें बनती थी ना वो सेंसर बोर्ड के थ्रू आती थी, अभी ये नेटफ्लिक्स, ये उसमें कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, गाली गलौज कुछ भी होता है, वल्गर सीन्स होते हैं, तो अब एंटरटेनमेंट के लिए भी एक जरिया था, वो भी नेगेटिव हो गया। इज इट राइट। तो आप मुझे बताओ फिर बचा क्या आपके पास। मतलब कोई गुरुओं की भी देखते हो तो फिर बाद में उसको स्कैंडल पता चलता है, उसका ये पता, तो मतलब हमारा माइंड सब जगह फिर नेगेटिव होते जाता है, अरे ये आश्रम में से ऐसे हुआ, उसमें वैसे हुआ, तो फिर आपको लगता है अभी कुछ चीज बची नहीं है। तो गॉड क्या चाहता है कि इन सारी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ, अपने से कनेक्ट हो जाओ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट बी डिपेंडेंट कि वो मेरा लाइफ चेंज करेगा, वो गुरु चेंज करेगा, वो डॉक्टर मुझे ठीक करेगा, वो पार्टनर मुझे अच्छा मिलेगा तो मेरी लाइफ अच्छी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छे हैं तो दुनिया में कितनी भी बाहर बुराइयां हैं, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इज इट ओके। ठीक है। सो बिफोर वी एंड, किसी को कोई क्वेश्चन आंसर तो हम उसको 5-10 मिनट्स के लिए ले सकते हैं।